नमस्कार एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे लवणीय प्रभावित मृदा पार्ट 3। इससे पहले हमने लवणीय प्रभावित मृदा पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो। और आज के भाग में हम पढ़ेंगे कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। लवणीय और क्षारीय मृदा का सुधार हम 3 विधि से करेंगे। पहला है भौतिक सुधार, जिसको यांत्रिक सुधार भी कहते हैं। दूसरा है रासायनिक सुधार और तीसरा है जैविक सुधार। इनमें से आज हम ओनली भौतिक सुधार के बारे में बात करेंगे कि भौतिक सुधार द्वारा किस प्रकार जो लवणीय या क्षारीय मिट्टी होती है उसको हम सुधार सकते हैं। भौतिक सुधार के अंदर बहुत सारी विधियां हैं। पहली विधि इसके अंदर है मृदा की सतह को खुरचना। ये कहना चाहता है कि जो लवणीय व क्षारीय मिट्टी होती है इसके ऊपर सफ़ेद या राख के रंग जैसी मिट्टी होती है, वो लवण होता है, उसको खुरच कर खेत से बाहर निकाल देना। पढ़ते हैं इसको। पहली विधि है मृदा की सतह को खुरच कर। मृदा की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में लवण जमा होते हैं जिन्हें खुरच कर हटाया जा सकता है और ये 15 से 30 सेमी गहराई तक लवण खुरचते हैं। इन्हें खेत से बाहर कर देते हैं। यह विधि सरल है परंतु अधिक खर्चीली है क्योंकि लंबे समय के बाद ये लवण पुनः जमा होने लगते हैं। 30 या 15 सेंटीमीटर गहराई तक हम खोद के इसको लवणों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जैसे 2 या 4 साल के बाद में ये लवण वापस जमना शुरू हो जाते हैं। तो पहली विधि थी भौतिक सुधार की, मृदा की सतह को खुरच कर निकालना। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे नीछालन की, कि नीछालन के द्वारा किस प्रकार हम लवणीय व क्षारीय मृदा को खेत से बाहर निकाल सकते हैं। नीछालन, इस विधि में लवणों को जल में घोलकर पादप जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है। यानी जैसे चित्र में दिखाया गया है, खेत में पूर्ण रूप से पानी भर दिया जाता है बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के, जिससे लवण घुल जाते हैं। घुलने के बाद ये लवण जो पादपों के जड़ क्षेत्र होता है उससे नीचे चले जाते हैं ताकि पादप की जड़ें इनको लवणों को ग्रहण न कर पाएं। ये लवण जल में घुल जाते हैं और जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाते हैं ताकि पौधों पर लवणों का बुरा प्रभाव न हो। इस विधि में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इस विधि में खेत में बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती है और इन क्यारियों में जल भर दिया जाता है। इस विधि में लवणों के साथ में नाइट्रोजन जैसे मुख्य पोषक तत्वों का भी नुकसान होता है, इसलिए फसल उगाने के बाद अधिक उर्वरक डालने पड़ते हैं। यानी जब खेत में पानी भरा जाता है इसके साथ लवण घुलकर नीचे जाते हैं तो इसके साथ एक मुख्य इसकी ये हानि है कि नाइट्रोजन जैसा मुख्य पोषक तत्व होता है ये भी लवणों के साथ में नीचे चले जाते हैं। अब नाइट्रोजन की कमी होने के कारण जब फसल उगाते हैं तो उसमें उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह अधिक डालने पड़ते हैं। ये हो गया नीछालन। अगला हम पढ़ेंगे खाई खोदकर, कि खाई खोदकर किस प्रकार से हम लवणता को कम कर सकते हैं। पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि खाई द्वारा किस प्रकार से लवणों को कम कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जो ये खाई है इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी थी उस लवणों को अलग कर दिया गया है और जो नीचे वाली मिट्टी इसमें से निकली है उसको अलग कर दिया गया है। अब जो ऊपर वाली मिट्टी होगी, ये खाई खोदने के बाद जो ऊपर वाली लवणीय मिट्टी थी उसको सबसे नीचे दबा देंगे और जो अच्छी मिट्टी थी या उपजाऊ मिट्टी थी उसको ऊपर इसको भर देंगे। इस प्रकार से जो लवणीय मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी और जो शुद्ध मिट्टी थी या उर्वरक मिट्टी थी वो ऊपर रह जाएगी। इसको पढ़ते हैं हम। खाई खोदकर किस प्रकार से हम इसको लवणता को कम कर सकते हैं। इस विधि में खेत में थोड़ी थोड़ी दूर पर खाइयाँ खोदते हैं। खाइयों की लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं होती है। इसमें मिट्टी को प्रथम खाई में इस प्रकार भरते हैं कि जो ऊपर की लवणीय या क्षारीय मिट्टी होती है वो नीचे चले जाए और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाए। इस प्रकार पूरे खेत में खाइयाँ खोदती हैं तथा लवणीय मिट्टी को नीचे दबा देते हैं
तथा नीचे वाली अच्छी मिट्टी को ऊपर कर देती हैं। यह एक अस्थायी विधि है। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद लवण पुनः ऊपर आ जाते हैं। यह विधि अधिक महंगी भी है। ये भी अस्थायी विधि है क्योंकि 2 या 4 साल के बाद ये लवण धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। ये थी खाई खोद कर। अगला हम पढ़ेंगे चौथा, लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। लवणों को ऊपरी सतह से बहाकर किस प्रकार से हम लवणों को खेत से बाहर निकाल सकते हैं। लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता है, जिससे सतह के लवण पानी में घुल जाते हैं तथा इन्हें ढलान वाले क्षेत्र में बहा दिया जाता है। अधिकांश लवण पानी के साथ खेत से बाहर निकल जाते हैं। यह विधि उन प्रदेश में लाभदायक है जहाँ पानी सस्ता व आसानी से अधिक मात्रा में मिलता है। यहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी नहीं है उस क्षेत्र में क्या करते हैं, पूरे खेत में पानी भर देते हैं और जब लवण घुल जाते हैं तो उन्हें ढलान वाले क्षेत्र में बहा दिया जाता है, जिसके साथ में लवण भी भरकर चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए उस क्षेत्र में पानी अधिक मात्रा में। लवणीय व क्षारीय मृदा सुधार की 5वीं विधि हम पढ़ते हैं, जल निकास। जल निकास का अर्थ यहाँ पे है कि खेत में उपस्थित अतिरिक्त जल उसको बाहर निकालना, यही जल निकास कहलाता है। पढ़ते हैं इसको, फसल की आवश्यकता से अधिक जल को भूमि से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। जिन भूमि में कुछ गहराई पर कड़ी परत हो वहाँ लवणों को खेत से बाहर निकालने हेतु जल निकास होना अति आवश्यक है। जिन क्षेत्र में जल निकास की अच्छी व्यवस्था या अच्छा प्रबंधन है वह लवणों की मात्रा हमेशा कम होती है और जो वायु संचार है वो अच्छा होता है या अधिक होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, कम कम नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होगा। वायु संचार अधिक होता है। वायु संचार हमेशा अधिक होता है जहाँ जल निकास की व्यवस्था होती है। और जल निकास भी 2 तरीकों से किया जाता है। जल निकास के 2 तरीके हैं। इसमें एक तो होगा खुला जल निकास, दूसरा होगा टाइल्स द्वारा जल निकास, या इसको बंद जल निकास भी बोल सकते हैं। यानी जल निकास के 2 तरीके हैं, खुला जल निकास और बंद जल निकास। बंद जल निकास को टाइल्स द्वारा भी कर सकते हैं। इसको चित्र द्वारा समझते हैं। ऊपर वाले इस चित्र में एक खाई या नाली दिखाई दे रही है हमें, इसको खुला जल निकास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, खेत के ढलान वाले क्षेत्र के अंदर इस खाई को बनाया जाता है और अतिरिक्त जल होता है इस खाई में चला जाता है और खेत से बाहर निकल जाता है। ये खुला जल निकास है। लेकिन बंद जल निकास या टाइल्स जल निकास के अंदर क्या होता है, टाइलों को बिछाया जाता है और इन टाइलों के मध्य गैप छोड़ा जाता है, या जॉइंटों के अंदर गैप छोड़ा जाता है और ऊपर बजरी या बजरी जैसा कुछ पदार्थ भर दिया जाता है, जिसमें से क्या होगा, पानी रिस कर कैसे बाहर चला जाएगा। ये भूमि के अंदर दबाया जाता है। इसको पढ़ते हैं हम। पहले हम पढ़ते हैं खुला जल निकास, कि खुले जल निकास के माध्यम से किस प्रकार लवणों को बाहर निकाला जाता है। खुला जल निकास, इस प्रकार के जल निकास में खेत में गहरी नाली बनाई जाती है। महीन कणों की मृदा में नाली का अंतर, यानी महीन कणों का मतलब है यहाँ पे अगर मिट्टी वहाँ की चिकनी है या कले है तो वहाँ पर इन नालियों का अंतर कितना रखा जाएगा, 35 से 40 मीटर रखा जाता है। 35 से 40 मीटर के बाद में दूसरी नाली बनाई जाती है। तथा मोटे कणों की मृदा में, मोटे कणों की अगर मृदा है तो उसमें 70 मीटर की दूरी रखा जाता है। खेत में नालियाँ पानी की रिसने की दिशा को काटती हुई डालनी चाहिए। काटती हुई डालने का मतलब है, जैसे ये इस प्रकार से नाली बनी हुई है, अगर खेत के अंदर ढलान इस साइड में है, जैसे खेत में इस तरफ से ढलान है, ऐसे ढलान है, तो हमें नालियाँ हमेशा इसके विपरीत दिशा में इसको काटती हुई ऐसे बनानी चाहिए। अगला है टाइल्स द्वारा। टाइल्स द्वारा किस प्रकार से लवणों को बाहर निकाला जा सकता है। टाइल्स द्वारा जल निकास, इसमें टाइल्स कंक्रीट के बने होते हैं और इन टाइल्स का व्यास 10 से 25 सेमी होता है तथा लंबाई 40 से 60 सेमी होती है। इनको खेत में जमाते समय 2 टाइलों के मध्य बजरी का छन्ना लगा देते हैं, जिससे कले के कण या कचरा न फंसे। पानी जोड़ों द्वारा ही टाइलों में प्रवेश करती है। टाइलों को पुनः मृदा में जमाने की गहराई मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है, यानी टाइलों को कितनी गहराई में जमाना है या कितना ऊपर जमाना है, ये वहाँ की मृदा के ऊपर ही निर्भर करता है। आज हमने
लवणीय व क्षारीय मृदा सुधार का पहला पॉइंट पड़ा है भौतिक सुधार। और भौतिक सुधार में हमने 5 विधियां पढ़ी है। पहली है मृदा की सतह को खुरच कर, और दूसरी विधि हमने पढ़ी है नीक्षालन, तीसरी विधि हमने पढ़ी है खाई खोद कर, चौथी विधि हमने पढ़ी थी लवणों को ऊपरी सतह से बहाना, और पांचवी विधि हमने पढ़ी थी जल निकास। जल निकास के भी 2 तरीके होते हैं, खुला जल निकास और टाइल्स द्वारा जल निकास। और अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक सुधार। आज हमने भौतिक सुधार कवर कर लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक सुधार। और परीक्षा की दृष्टि से और जेट की दृष्टि से जो ये रासायनिक सुधार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो से पहले जो लवणीय क्षारीय मृदा पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको ज़रूर देख लेना।